जय हिंद दोस्तों, आज आपके लिए एक खास वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं और आज की वीडियो में आपको वन लाइनर संपूर्ण इतिहास के बारे में पढ़ाया जाएगा जो कि प्राचीन से लेकर आधुनिक तक होगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा हो सकता है क्योंकि कोशिश रहेगी हमारी कि एक ही वीडियो में सारी हिस्ट्री आपको दे दी जाए और ये वन लाइनर होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अभी जो एसएससी जीडी के पेपर आ रहे हैं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इसके अलावा यदि आप किसी भी इंडिया एग्ज़ाम, जो इंडिया में जो टेस्ट होते हैं, भारत में जो टेस्ट होते हैं, यदि आप किसी भी टेस्ट में बैठते हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बड़े ध्यान से इसको सुने और सीखें और समझेंगे, क्योंकि इसमें हम थोड़ा थोड़ा एनालिसिस भी बताते चलेंगे। तो आइए और स्टार्ट करते हैं आज इतिहास को, ठीक है। और आज अपन इतिहास को पूर्णतः खत्म कर देंगे वन लाइन में, कहाँ से कहाँ तक, तो पूरा प्राचीन से लेके आधुनिक तक। कोशिश रहेगी कि एक ही वीडियो बनाएंगे, एक ही वीडियो में सारा इतिहास बताएंगे, लेकिन यदि नहीं बनता है क्योंकि लगभग 500 क्वेश्चन है तो उन सबको एक ही वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं होता है तो आपको डबल पार्ट यानी सेकंड पार्ट में उसको पूरा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए वो स्टार्ट करते हैं अपन हिस्ट्री को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखते चलेंगे, जल्दी जल्दी आप क्या करेंगे, इसको सुनेंगे और अच्छी तरह से समझते जाएंगे, ठीक है। यदि हम हड़प्पा संस्कृति में शैल स्थापत्य कला का प्रमाण कहाँ पर मिला, तो हड़प्पा सभ्यता, यदि हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझाते चलेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता अपनी सिंधु घाटी सभ्यता बोली जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात सिंधु नदी के किनारे पर रहने वाले जो आर्य लोग आए थे उन्हीं को बोला जाता, उन्हीं जो आर्य लोग रह रहे थे वहाँ पर, उसी को बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो पहला क्वेश्चन जो अपना बनता है, हड़प्पा संस्कृति में शैल स्थापत्य कला का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है। यानी कि शैल स्थापत्य कला का मतलब है कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो शैलों की उपयोग करके जो भवन निर्माण किए गए, मंदिर निर्माण किए गए, तो उनके लिए जो स्थापत्य कला का प्रमाण, पहला प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वो मिला है अपन को धौलावीरा से। कहाँ से, तो धौलावीरा से। यदि धौलावीरा की बात की जाए तो ये धौलावीरा हमारा कहाँ पर है, तो गुजरात में है। कहाँ पर है, तो गुजरात में है, ठीक है। तो वो वाला पहले का अपना आंसर क्या हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा, ठीक है। और धौलावीरा कहाँ पर है, तो गुजरात में, ठीक है। थोड़ा आप जो हम एक्स्ट्रा बोलेंगे उसको आप सुनते चलेंगे और लिखते भी चलेंगे या और सीखते भी चलेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो यदि हम उपनिषद की बात करते हैं तो पहले तो आप उपनिषद समझिए। उपनिषद क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है किसी भी धार्मिक ग्रंथ, किसी भी धर्म के बारे में पूरी तरह से उसका जो विधि विधान, पूजा सामग्री, यानी कि जो उसके स्थान है, जो दार्शनिक स्थान है, उन सारी चीज़ों को एक छोटे से खंड में रख दिया जाता है, उसे ही अपन बोलते हैं क्या, उपनिषद। उसको पढ़ने से हमें उस सारी धर्म उसके बारे में जो जिस धर्म से संबंधित होता है उस धर्म के बारे में पूरी जानकारी लग जाती है, उसको बोलते हैं उपनिषद। तो इसी तरह यदि हम सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है बात करते हैं तो उसका नाम है क्या, तो मुंडको उपनिषद। किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद। तो इसका नाम क्या हो जाना चाहिए अपना, मुंडको उपनिषद, ठीक है। अच्छा, यदि हम मीनाक्षी मंदिर, तीसरा क्वेश्चन क्या है, मीनाक्षी मंदिर। यदि हम मीनाक्षी मंदिर की बात करते हैं तो थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। मीनाक्षी मंदिर अपना है कहाँ पर, तो ये है अपना तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहाँ पर है, तो मदुरई में है। कहाँ पर है, मदुरई में। तो हम आपको बताएं, जब आर्य लोग अपने यहाँ आए तो आर्य लोग दक्षिण भारत में भी जो ऊपर अपना कौन सा साम्राज्य चल रहा था उस टाइम पर, तो मगध साम्राज्य यानी मौर्य साम्राज्य चल रहा था, तो नीचे अपना चेर, चोल और पांड्य, ये वाले साम्राज्य नीचे शासक यहाँ पर शासक हो रहा था इन लोगों का, ठीक है। तो जो चेर, चोल, पांड्य शासक थे, तो सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण करवाने वाले शासक थे कौन थे, तो पांड्य। कौन थे, तो पांड्य। तो यहाँ पर आपको याद करना चाहिए कि जो मीनाक्षी मंदिर है अपना कहाँ पर है, तो नीचे आपको मैप जरूर देखते जाना थोड़े से और लगते जाना, जरूरत है तो देखते चलना। वैसे भी हम बता चुके हैं हर एक चीज़ को, तमिलनाडु सबके बारे में। तो जो अपना मीनाक्षी मंदिर है वो अपना कहाँ पर है, तो मदुरई में है। कहाँ पर है, मदुरई में। और मदुरई कहाँ है अपना, तो तमिलनाडु में। यदि हम एक क्वेश्चन और बता दें कि जो मदुरई है उसको क्या बोला जाता है, तो उसे मंदिरों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो अपना मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, तो मदुरई में है। कहाँ पर है, मदुरई में। और ये मदुरई कहाँ पर है अपना, तो तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में। बस इसको समझते चलेंगे आप और लिखते चलेंगे, ठीक है। इसके बाद है जैन धर्म का विभाजन। अच्छा, इस जैन धर्म के विभाजन की बहुत अच्छी कहानी है। यदि हम इसका कहानी के बारे में बताएं तो
जब विभाजन होता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ रीजन होता है। क्या होता है? उसके लिए कुछ ना कुछ रीजन होता है। यदि आपको बताएं तो मगध साम्राज्य, जो मौर्य साम्राज्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, उस टाइम पर क्या हुआ था कि मौर्य साम्राज्य में बहुत बड़ा अकल पड़ गया था। तो उस टाइम पर जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म से प्रभावित थे, तो वो उन्होंने जैन धर्म को अपनाया हुआ था। तो उसी टाइम पर जो जैन धर्म का जो मौर्य साम्राज्य पर अकल पड़ा था, तब वहाँ से जो जैन मुनि थे, तो जैनियों का जो संघ था, समूह था, जो एक था, वो 2 खंडों में बंट गया। तो 2 खंडों में बंटने के कारण जो उनके प्रमुख हुए, तो जो ऊपर जो उत्तर भारत में रहने वाले प्रमुख थे, तो उनका नाम था स्थूलभद्र, और जो भद्रबाहु थे वो दक्षिण भारत में कुछ अपने कुछ व्यक्तियों के साथ कहाँ पर आ गए थे? तो दक्षिण भारत में आ गए थे। तो आपको याद करना है कि जो जैन धर्म है तो इसको 2 भागों में बांटा गया था, एक तो अपना श्वेतांबर, दूसरा अपना दिगंबर। जो उत्तर भारत में रहे, जो रुक गए थे, तो उसको बोला जाता है कौन सा? तो श्वेतांबर। उसके प्रमुख कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। और यदि हम दक्षिण भारत में जो अपना दिगंबर की बात करते हैं, तो उनके कौन थे? तो भद्रबाहु थे। कौन थे? तो भद्रबाहु थे। तो जैन धर्म कितने भागों में बटा? 2 भागों में। स्थूल जो अपना कौन सा है अपना? तो श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और बता दें हम, तो जो श्वेतांबर है, जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले होते हैं, दिगंबर है तो दिगंबर जो होते हैं, जो नग्न अवस्था में रहने वाले होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो नंदवंश, यानी नंदवंश की बात मगध वंश किस वंश का शासक हुआ? तो एक बात बताएं, नंदवंश जो अपना है, इसके संस्थापक होते महापद्मनंद थे। कौन थे? महापद्मनंद थे। और इसके अंतिम शासक कौन थे? तो घनानंद थे। कौन थे? तो घनानंद थे। अच्छा, इनको मारकर किसको, यानी घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आपको पता होना चाहिए तो कि नंदवंश के बाद मगध पर किसका शासन हुआ था? तो किसका शासन हुआ था? तो मौर्य वंश का। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो अपन को क्या करना है, नंदवंश के बाद मगध पर किसका वंश था? तो मौर्य साम्राज्य का। किसका? मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अगला क्वेश्चन। यदि जो अपना अगला क्वेश्चन है, तो चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? अच्छा, यदि हम चाणक्य की बात की जाए तो थोड़ा सा इनके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं, फिर अपन जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसको हम पूरा समझाएंगे, अच्छी तरह समझते चलेंगे। ठीक है। यदि हम चाणक्य की बात करते हैं तो चाणक्य जो है घनानंद के दरबार में एक महामात्र के रूप में रहते थे, यानी ये यहाँ के क्या थे? एक तरह के ब्राह्मण थे जो यहाँ पर पुरोहित के रूप में काम करते थे। इन्होंने क्या किया? तो उनकी बहुत बड़ी कहानी है, थोड़ा सा हम समझाएंगे। तो जो घनानंद है, उन्होंने किसी कारणवश क्या हुआ, इनको बाहर अपने साम्राज्य से बाहर निकाल दिया। तो इन्होंने किसको, जो चाणक्य है, इनको चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य के जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उनको, इनकी बहुत बड़ी कहानी है, तो उसको बाद में बताएंगे। तो जो चाणक्य हैं, ये वही चाणक्य हैं जो घनानंद के दरबार में रहे, फिर उसके बाद किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे, और चंद्रगुप्त के मौर्य के द्वारा ही इन्होंने क्या किया? घनानंद को मरवा के मौर्य साम्राज्य की स्थापना के रूप में और राजा के रूप में किसको बैठाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को बैठाया था। तो इनके बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त। और इनकी यदि हम बात की जाए तो इनके 3 नाम हैं। कौन कौन नाम याद करके चल रहा है आप लोगों को? तो विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य, ये 3 नाम याद करके चल रहा है। तो इनके बचपन का नाम क्या था? तो आपको याद करके चल रहा है, इनके बचपन का नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। कौन था? तो विष्णुगुप्त था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलेंगे हम कहां पर? कलिंग के युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में। यदि हम शिलालेखों की बात की जाए तो शिलालेखों का प्रचलन करने वाला व्यक्ति कौन है? कौन सा शासक है? तो उसका नाम होगा अशोक। आप लोग याद करते चलेंगे, यानी अशोक के समय में ही इसने शिलालेखों का निर्माण करवाया है। शिलालेख का सबसे पहले प्रचलन करने वाला शासक कौन होता है? अपना अशोक होता है। तो अशोक ने लगभग बहुत सारे शिलालेखों का निर्माण करवाया है। डिटेल से पढ़ाएंगे, उस टाइम पढ़ाएंगे। तो इस टाइम अभी हम बताएंगे आपको कि जो कलिंग का युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है, तो इसका नाम होना चाहिए कौन सा? 13वें शिलालेख में। किसमें? 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन हुआ है। कलिंग युद्ध की थोड़ी सी हम बात और बता दें तो 261 ईसा पूर्व अशोक और उड़ीसा के राजा खाकिल, वो उड़ीसा के राजा कलिंग नरेश खाकिल के बीच में 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तो कलिंग का युद्ध हुआ था। और उस युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में है। किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? तो 13वें में। किसमें है? तो 13वें शिलालेख में इसका आंसर
आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। अच्छा, प्रथम शताब्दी में किस बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया? अच्छा, अब थोड़ा सा और समझ लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने वाला था, लेकिन अशोक जो है, जो उसका पुत्र है, यानी क्या है, चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त का पुत्र कौन था? तो अशोक। यदि हम अशोक की बात करते हैं तो ये बौद्ध धर्म से ज्यादा प्रभावित हुआ था। तो जब इसमें जो कलिंग का युद्ध हुआ था, उसी के कलिंग युद्ध में इसका हृदय परिवर्तन हो गया था, क्योंकि यहाँ पर कहा माना जाता है कि इसको दूसरा महाभारत बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर खून की नदियां बह गई थी। मतलब इतना खून बहा था, इसमें लाखों लोगों को काट कर बहा दिया गया था, यानी लाखों लोग लड़ाई में इसमें क्या हो गए थे, तो मारे गए थे, जिसकी वजह से वहां की जमीन पर भी खून की नदियां बहने लगी थी, यानी खून बहने लगा था, ठीक है। तो उसकी वजह से वो हृदय परिवर्तन हुआ। जब हृदय परिवर्तन हुआ तो उसने किसको? धम्म को अपनाया। किसको? धम्म को अपनाया, और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अच्छा, यदि बौद्ध धर्म को अपनाया तो उसने क्या किया कि अब हमारे पूरे साम्राज्य में, किसमें? पूरे साम्राज्य में धम्म की नीति चलना चाहिए। कहाँ चलना चाहिए? धम्म की नीति चलना चाहिए। यदि धम्म की नीति चलने के लिए उसने महामात्रों की नियुक्ति की, और बड़ी मात्रा में महामात्रों की नियुक्ति, और विभिन्न जगह पर उसने क्या किया? इन महामात्रों को भेजा और अपने सारे साम्राज्य में भेजा। उसी टाइम पर जो अपना प्रथम शताब्दी में जो बौद्ध भिक्षु चीन भेजा गया था, उसका नाम था नागार्जुन। उसका नाम क्या था? तो नागार्जुन। इसको याद करके चलना है। इसका नाम क्या था? तो नागार्जुन। अच्छा, नागार्जुन। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है अपना क्या? तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो शक संवत की शुरुआत किसने की थी? थोड़ा सा हम बता दें आपको। तो जो शक संवत की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था? तो उसका नाम, उस शासक का नाम है अपना कनिष्क। कौन सा है? कनिष्क है, ठीक है। तो ये किसने किया था? कनिष्क ने किया था। इसी अपना जो शक संबंध है, कौन सा? इसी जो अपना शक संबंध है, इसी आधार पर अपना आज जो वर्तमान में कैलेंडर चल रहा है, वो जो भारतीय कैलेंडर यूज करता है, इसी के ऊपर, इसी आधार पर चल रहा है। तो शक संबंध की शुरुआत किसने की थी? 78 ईस्वी में किसने की थी? तो कनिष्क ने की थी, ठीक है। तो किसने की थी? कनिष्क के समय में। किसके? तो कनिष्क के समय में। कब? तो 78 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलेंगे हम आगे क्वेश्चन देखो। इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? इलाहाबाद स्तंभ लेख हम आपको बताएं तो शिलालेख होते हैं जो चट्टानों पर लिखा जाते हैं, और जो स्तंभ लेख होते हैं वो क्या किया जाता है? उनको स्तंभ की तरह, जैसे अपने मकान में जो दालान टाइप के निकालते हैं ना, तो उसमें स्तंभ मतलब पीलपाई टाइप की खड़े करते हैं, चारों तरफ से एक सा करके, ठीक है। तो उस पर क्या होता है? राजा के द्वारा लिखी हुई कुछ बातें होती हैं और उसको स्तंभ लेख के रूप में जाना जाता है, यानी उसके भाव विचार होते हैं और उसको मतलब नियम न्याय की बातें लिखी होती हैं उनके बारे में, उनकी प्रशंसा, उनकी लड़ाइयों के बारे में लिखा होता है, तो उसको बोलते हैं स्तंभ लेख। यदि स्तंभ लेख की बात की जाए तो इलाहाबाद का स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो इलाहाबाद का स्तंभ लेख जो है वो है अपना किससे? समुद्रगुप्त से। किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से। याद करके चलना है। तो ये अपना किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलेंगे हम कहाँ पर? भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है? तो इसी को ही बोला जाता है भारत का नेपोलियन। तो इसी को, यानी कि समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है? तो भारत का नेपोलियन बोला जाता है। इसके बाद राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो दंती दुर्ग। याद करेंगे आप, दंती दुर्ग ने की थी। किसने की थी? दंती दुर्ग। तो राष्ट्रकूट वंश है कहाँ का? थोड़ा सा आपको बता दें तो यदि हम राष्ट्रकूट वंश की बात करते हैं तो इसको हम लेके चलेंगे कहाँ पर? थोड़ा सा महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कहाँ की गई थी? दंती दुर्ग के द्वारा की गई थी। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में की गई थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो आपको बताएं, सबसे पहले 712 में। कब? 712 ईस्वी में। कब? 712 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन कासिम है उसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था, और यह प्रथम मुस्लिम था। कौन था? ये प्रथम मुस्लिम था। तो किसने? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने? तो मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। कब? तो 712 में क्या किया था? इसने भारत पर पहली बार लड़ाई की थी। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर? आगरा पर। यदि आगरा की स्थापना किसने की थी? तो यदि हम आगरा की स्थापना की बात करते हैं तो आगरा की स्थापना किसने की थी? तो अपनी सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने। अच्छा, ये हमें सारे साम्राज्य पढ़ना है, आप याद करते चलना है। तो किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। तो आगरा की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं आगे थोड़ा सा। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन। किसको बोला जाए? जैनुल आबदीन, ठीक है। इस किसको बोला जाता है? तो जैनुल आबदीन। आबदीन को क्या बोला जाता है? कश्मीर का अकबर बोला जाता है। इसके बाद प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली में बना है। अच्छा, इस्लामिक शैली में बना है, शुद्ध इस्लामिक शैली। कहाँ? समझना पहली बात को समझो पहले। जो शुद्ध इस्लामिक शैली में बना है वो किसका मकबरा है? तो वो मकबरा है किसका? तो बलबन का। किसका है? तो बलबन का। किसका है? तो बलबन का, ठीक
ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलेंगे तो आगे देखते हैं पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी कब? 1526 में। कब हुई थी? 1526 में हुई थी। और ये लड़ाई हुई थी बाबर तथा किसके बीच में हुई थी अपनी? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी अपनी बाबर तथा जो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में कब हुई थी? 1526 में हुई थी। यदि हम 1526 की बात करते हैं तो बाबर की लड़ाई जो पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। तो बाबर ने इसमें इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। किसको हरा दिया था? तो इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम कहां पर? तुकाराम किस मुगल शासक के समकालीन था? तुकाराम, संत तुकाराम, इनका नाम सुना होगा आपने, संत तुकाराम। यदि हम संत तुकाराम की बात करते हैं तो ये दक्षिण भारत के बहुत प्रमुख संत थे और ये महाराष्ट्र में रहने वाले संत थे। कहां पर? इनका निवास स्थान कहाँ था? तो महाराष्ट्र। तो तुकाराम किस मुगल शासक का समकालीन था? तो आपको पेपर में पूछा जाएगा तो आप आंसर देंगे जहांगीर। किसके? तो जहांगीर के शासनकाल में के समकालीन था। अच्छा, इसके बाद आ गए हम कहां पर? खानवा का युद्ध। यदि हम खानवा के युद्ध की बात करते हैं तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो आपको क्वेश्चन याद करके चलना है। इसका युद्ध हुआ था 1527 में। कब हुआ था? 1527 में। और ये युद्ध जो खानवा का युद्ध हुआ था बाबर तथा राणा सांगा के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो बाबर तथा राणा सांगा के बीच में हुआ था और इसमें भी बाबर ने विजय प्राप्त की थी। इसके बाद मुगल शासक जिसका मकबरा कहाँ है? भारत में नहीं है। क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। मुगल शासक जिसका मकबरा का भारत में नहीं है तो वो कौन सी शासक है? तो वे हैं अपने बाबर तथा जहांगीर। बाबर तथा जहांगीर के मकबरे कहाँ नहीं है? तो भारत में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? तो बाबर तथा जहांगीर, ठीक है। कौन कौन? यानी दो शासक ऐसे हैं जिनके मकबरे कहाँ नहीं है? तो भारत में नहीं है। इसके बाद राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिवदयाल। याद करके चलना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसके? तो शिवदयाल। कौन थे? तो शिवदयाल थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहां पर? तो सर्वप्रथम स्वराज शब्द तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा किसने माना? ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो सर्वप्रथम को स्वराज शब्द का प्रयोग तथा हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने वाला व्यक्ति कौन थे? तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। स्वामी दयानंद, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे देखते हैं अपन दयानंद सरस्वती, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्वामी सहजानंद किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो स्वामी सहजानंद किस आंदोलन से जुड़े थे? तो आपको बता दें कि बिहार किसान आंदोलन से जुड़े थे। एक किससे जुड़े थे? तो बिहार किसान आंदोलन से जुड़े थे। कौन? तो स्वामी सहजानंद, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे कहां पर? आगे। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आपसे पूछ जाएंगे। इसके लिए आप लोग पढ़ते चलना अच्छी तरह से। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो आपको याद करना चाहिए कैनिंग। कौन था? तो कैनिंग था, ठीक है। अच्छा, भारत में स्थायी शासन का अग्रणी किसे माना जाता है? स्थायी शासन का अग्रणी किसे माना जाता है? तो इसका आंसर आप देंगे क्या? रिपन। कौन था इसका? तो रिपन। इसके बाद आगे चलेंगे तो भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में हुई? सबसे पहले विश्वविद्यालयों की स्थापना किसके समय काल में, यानी किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई? तो उसका नाम कौन सा होना चाहिए? उसका नाम है अपना कैनिंग। कौन है अपना? तो कैनिंग, ठीक है। इसके बाद बंगाल का बंटवारा। यदि बंगाल के बंटवारे की बात करते हैं तो 1905 में कायजन के समय में, किसके समय में? कायजन के समय में बंगाल का बंटवारा हुआ था। कब हुआ था? तो 1905 में कायजन के समय में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? कौन से? तो भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका आपको यह क्वेश्चन याद करना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते चलना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कांग्रेस का प्रथम। यदि हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और 1885 में प्रथम अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो A.O. ह्यूम ने। किसने? A.U. ह्यूम ने, ठीक है। और यदि हम इसके प्रथम अधिवेशन की बात करते हैं तो इसका प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो बंबई में हुआ था। कौन? कहां हुआ था? तो बंबई में हुआ था। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां? तो बंबई में। कहां पर हुआ था? तो बंबई में हुआ था, ठीक है। इसके बाद हम पंजाब नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में। नौजवान सभा, नौजवान मतलब उस टाइम की बात चल रही 1900 की। कब की? 1926, यानी 1926 में देखें तो उस टाइम पर सबसे ज्यादा प्रभावकारी भारतीय क्रांतिकारी के रूप में जाने जाने व्यक्ति कौन थे? तो भगत सिंह। कौन थे? भगत सिंह। यानी 1926 में, कब? 1926 में जो पंजाब नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। किसने की थी? तो 1926 में किसने की थी? तो भगत सिंह ने। किसकी? तो पंजाब नौजवान सभा की स्थापना की थी। हाँ, अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता संग्राम के
स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? तो स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद व्यक्ति कौन थे? तो उसका नाम क्या होना चाहिए? खुदीराम बोस, जिनको 14 साल की उम्र में क्या हुई थी? फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के कौन थे शहीद? तो खुदीराम बोस। कौन था? खुदीराम बोस। और उनको कितने साल की उम्र में? 14 साल की उम्र में इन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, भारतीय क्रांति की मां, भारतीय क्रांति की मां किसे बोला जाता है? तो भीकाजी रुस्तम कामा। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद करते चलना। भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की मां बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो भीकाजी रुस्तम कामा। ठीक है, अच्छा इसके बाद कांग्रेस का प्रथम विभाजन। देखो भैया, जब ज्यादा आती होने लगा तो हर चीज को बंटवारा तो होने लगा। जब अपने घर में जब अपन छोटे छोटे तब तो सब संग मिलजुल के रहते, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती कि आगे जाके तो मजबूरी में क्या होना था? अलग होना पड़ता। लेकिन वहां पर कहां पर? कांग्रेस में अब क्या होने लगा था? कुछ व्यक्ति थे ढीले कछुहते नौजवान, तो उनमें खून ज्यादा, उनको तेज खून तो इसी के कारण सन 1907 के सूरत अधिवेशन में, किसमें? 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था और कांग्रेस दो दलों में बट गई थी। दो दल का मतलब है एक नरम दल, एक अपना गरम दल। कब? एक नरम दल और गरम दल। ठीक है, तो क्या है अपना क्वेश्चन? कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में। कब हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन में। किसमें? सूरत अधिवेशन में। और ये गरम दल और नरम दल में बट गए थे। ठीक है, इसके बाद 1931 में कराची अधिवेशन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1931 में कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रारूप तैयार करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो पेपर में आपसे पूछा जाएगा, तो इसका भी आंसर आप क्या देंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे इसमें? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इसके बाद अपना क्या होता है? तो मुस्लिम लीग ने मुस्लिम राज्य की सर्वप्रथम समर्थन कब किया था? यानी मुस्लिम लीग ने मुस्लिम राज्य के लिए सर्वप्रथम समर्थन कब किया था? तो 1940 जो लाहौर अधिवेशन। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन के जो 1940 का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें मुस्लिम लीग ने मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था कि अलग देश की मांग खिलाने अन्य मुस्लिम का सपोर्ट कर दो कि आप लोग अलग देश की मांग कर लीजिए। तो कब किया था? तो 1940 में। कब? 1940 में और लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, अच्छा महाभाष्य की रचना किसने की थी? तो महाभाष्य की रचना की थी किसने? तो पतंजलि ने। किसने? तो पतंजलि ने। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन जो होता है अपना, तो कौन होगा? तहकीक हिंद की रचना किसने की थी? तहकीक हिंद की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर होना चाहिए अपना क्या? अल-बरूनी। इसका आंसर क्या है? तो अल-बरूनी। ठीक है, इसका आंसर क्या है अपना? अल-बरूनी। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे चलेंगे तो किस काल को फलक संस्कृति कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग याद करके चलना है, क्योंकि जब हम विस्तार से पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे। तो फलक संस्कृति किस काल से संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। कौन सी? फलक संस्कृति। याद करना। ठीक है, मध्य पाषाण काल। ठीक है, किससे संबंध है फलक संस्कृति? तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। इसके बाद हड़प्पा किस नदी के किनारे पर है? जो हड़प्पा शहर है वो किस नदी के किनारे पर है? तो वो है अपना रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। ठीक है, किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे है। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह की प्राप्ति कहां से हुई थी? तो हड़प्पा से। कहां से? तो हड़प्पा से। स्वास्तिक चिन्ह जिसको अपन ने देखा, अपन बनाते हैं जी अपने लिए, कैसा होता है? शुभ संकेत मानते हैं इसको। ठीक है, ये अपना स्वास्थ्य चिन्ह है। इसकी प्राप्ति कहां से हुई थी? तो हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। ठीक है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? कहां हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में, जो बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे वहीं पर प्राप्त हुई थी। तो कहां पर? गया में। और गया कहां है अपना? तो बिहार में। ठीक है, इसमें बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या बोला जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोला जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपसे पूछा जाएगा। तो बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या बोला जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? तो अब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पर। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? तो सिकंदर ने जब लड़ाई लड़ी थी, जो लगभग चंद्रगुप्त मौर्य के समय, यानी कि उसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जब लड़ाई लड़ी थी, तो उसी टाइम पर उसी के साथ में आने वाला व्यक्ति कौन था? तो मेगास्थनीज था। ठीक है, और जो मेगास्थनीज शासन उस टाइम पर शासनकाल में कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही मेगास्थनीज कहाँ आया था? तो मगध यानी कि
भारत आया था। ठीक है, तो किसके शासनकाल में? मेगास्थनीय किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, अच्छा, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करना। अच्छा, अभी तो हमने किया था भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण, तो हमने देख लिया था मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन भारत पर सबसे पहले आक्रमण यानी सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? तो इसका आंसर हो चाहिए अपना कौन सा? तो यूनानियों ने। किसने किया था? तो यूनानियों ने। ठीक है, किसने किया था? तो यूनानियों ने किया था। ठीक है, इसके बाद चीनी यात्री ह्वेनसांग किस राज्य पहुंचा? अब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हम ये नहीं पूछ रहे किसके शासनकाल में पहुंचा। चीनी यात्री ह्वेनसांग है जो किसके शासनकाल में पहुंचा था? ये तो हर्षवर्धन है। अच्छा, लेकिन ये किस राज्य पहुंचा था? किस राज्य में पहुंचा था? तो ये पहुंचा था कपिसा। तो बिहार में एक स्थान का नाम है, राज्य का नाम है कपिसा, जो प्राचीन नाम है क्या है? कपिसा, वहां पहुंचा था। तो एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किस राज्य पहुंचा था? तो इसका आंसर है अपना कौन सा? तो कपिसा। ठीक है, और ये बिहार में स्थित है। ठीक है, इसका सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? तो आप आंसर देंगे इसका हाथी गुम्फा अभिलेख। किसमें? हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष का क्या हुआ? जिक्र हुआ है। ठीक है, अभिलेखों का अध्ययन किसे बोला जाता है? ठीक है, अच्छा, अभिलेखों का अध्ययन, अभिलेख क्या होते हैं? जो ताम्रपत्र पे लिखे जाते हैं उन्हें अभिलेख बोला जाता था। तो उनका अध्ययन करना, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? तो उनका अध्ययन कहलाता है तो एपिग्राफी। क्या बोला जाता है इसको? तो एपिग्राफी। क्या बोला जाता है? तो एपिग्राफी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे सिंधु सभ्यता के लोग निवासी थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो लोग कहाँ के निवासी माने जाते हैं? तो आपको हम बता दें कि जो भूमध्य सागर है वहाँ के लोग हैं, भूमध्य सागर ये लोग हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में आकर बस गए। कहाँ आकर बस गए? तो सिंधु घाटी सभ्यता में आकर कहा हो गए? तो बस गए। तो कौन से लोग हैं? तो भूमध्य सागर ये लोग। कौन से? तो भूमध्य सागर ये लोग। ठीक है, भूमध्य सागरीय, ठीक है, लोग जो हैं जो कहाँ पर आकर बस गए? तो सिंधु घाटी सभ्यता में बस गए। इसके बाद बुद्ध सर्वप्रथम उपदेश कहाँ, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना श्रावस्ती। क्या कहाँ पर दिए? तो श्रावस्ती में दिए। इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, सिकंदर किसका शिष्य था? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अरस्तु का। किसका था? तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। इसके बाद सिकंदर का सेनापति, सिकंदर के सेनापति। अच्छा, यदि हम सिकंदर के सेनापति की बात करते हैं तो इसके सेनापति आपको दो याद करके चलना है। कौन कौन याद करके चलना है? तो यदि हम सिकंदर के सेनापति की बात कर रहे हैं तो सेल्यूकस निकेटर और नेरियाकस। कौन से? नेरियाकस, सेल्यूकस निकेटर और नेरियाकस। यदि हम सेल्यूकस निकेटर और नेरियाकस की बात करें तो सेल्यूकस निकेटर जो था वो थल सेनापति था, यानी थल का नेतृत्व करना, थल सेना होती थी उसका नेतृत्व कौन करता था? तो सेल्यूकस निकेटर करता था। इसके अलावा जो अपनी जल सेना, उसकी जो जहाजों का बेड़ा वाला काम था, यानी जल सेना का काम करता था, उसका काम कौन करता था? नेतृत्व कौन करता था? तो नेरियाकस। कौन था? तो नेरियाकस। तो इसके दो शिष्य को याद करके चल रहा है जो पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, सेल्यूकस निकेटर और नेरियाकस। तो इसका सिकंदर के सेनापति में तो सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा अपना? नेरियाकस। ठीक है, अच्छा, और ये हमने बता दिया। थल सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। और नेरियाकस सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो थल सेनापति। और नेरियाकस कौन था? तो जल सेनापति था। ठीक है, जो नेतृत्व करता था। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, कहाँ पर? यहाँ पर तो पुष्यमित्र संघ। अब आप लोग थोड़ा समझ चलना, पुष्यमित्र संघ जो है किस धर्म का था? तो ये ब्राह्मण धर्म का था। किस धर्म का था? ब्राह्मण धर्म का था। ठीक है, अच्छा, जो किसके? मगध साम्राज्य का संघवंश की स्थापना हुई थी इस पर। ठीक है, तो पुष्यमित्र संघ किस धर्म का था? तो ब्राह्मण संघ धर्म का था। बहुत अच्छी कहानी है, बाद में बताएंगे, हालांकि अभी तो क्वेश्चन करते चल रहे हैं। बेसनगर में गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो होलियोडोरस ने। किसने? होलियोडोरस ने। यदि हम बेसनगर की बात बोलते हैं तो ये भी पूछा जाता है कि बेसनगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप आंसर में क्या देंगे इसको? विदिशा को। किसको जाना जाता है? तो विदिशा को। तो होलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहाँ पर है? तो बेसनगर अर्थात विदिशा में स्थित है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा गार्गी संहिता क्या है? गार्गी संहिता का है एक ज्योतिष शास्त्र है। क्या है? एक ज्योतिष शास्त्र। इसकी रचना किसने की थी? तो कात्यायन ने। किसने की थी? तो कात्यायन ने। यानी गार्गी संहिता क्या है? तो एक ज्योतिष शास्त्र। क्या है? एक ज्योतिष शास्त्र है। और इसकी रचना किसने की थी? तो कात्यायन ने की थी। किसने की थी? तो कात्यायन ने की थी। ठीक है, इसका तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कड़विशेष। कौन सा है? तो कुजुल कड़विशेष। तो याद करके चलना है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कड़विशेष। कौन था? तो
कुजुल कण विशेष था। ठीक है, अच्छा इसके बाद पुराणों में अशोक का नाम क्या है? जो पुराण है तो उसमें अशोक का नाम क्या बोला जाता था? तो अशोक वर्धन, उसके किसके नाम जाना जाता है? अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। किसको? तो पुराणों में। ठीक है, अशोक वर्धन के नाम जाना जाता है किसमें? तो पुराणों में। इसके बाद भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। किसने करवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। किसने करवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, किसका निर्माण करवाया था? तो भरहुत स्तूप। ठीक है, अच्छा इसके बाद रेशम बनाने की तकनीक का सर्वप्रथम कहाँ से प्रयोग हुआ था? तो चीन से। कहाँ से? तो रेशम सबसे पहले कहाँ बनाया गया था? तो चाइना में। कागज सबसे पहले कहाँ बनाया गया था? तो चाइना में। कहाँ बनाया गया था? तो चाइना में। तो रेशम तकनीकी की सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर? तो चीन। रेशम तकनीक कहाँ से आई? तो चाइना से। ठीक है, इसमें गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इंपोर्टेंट है, याद कर लेना, श्री गुप्त। कौन थे? तो श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। मंदिर बनाने की कला, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करके चलना है। मंदिर बनाने की कला, थोड़ा सा यहाँ पर बताएं, जो गुप्त साम्राज्य था उसी साम्राज्य में ही मंदिर बनाने की कला, यहाँ पर मंदिर बनाने की कला, धर्म को ज्यादा मानना, यहाँ पर धर्म रैलियां निकालना, अपने भगवान की पूजा प्रसार बहुत ज्यादा मात्रा में करना, तो ये सबसे ज्यादा कहाँ पर हो चुका था? तो मंदिर बनाने की कला, यानी कि मंदिर रैली जो अपन निकालते हैं ना आज के वर्तमान में, तो मंदिर रैलियों की भी शुरुआत कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मंदिर में अपन यात्रा निकालना कहाँ से शुरुआत हुई? तो गुप्त काल में हुआ था। कहाँ पर? तो गुप्त काल में। तो मंदिर बनाने की कला कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो गुप्त काल से। ठीक है, किससे? तो गुप्त काल से। इसके बाद प्राचीन भारतीय व्यापारिक मार्गों पर मौन है, इसका स्रोत क्या है? उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आपको। प्राचीन भारतीय व्यापारिक मार्गों पर मौन है, इसके लिए किसको पढ़ने से अपन को इसकी जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर है मिलिंद पन्नू। किसकी है? इसका क्या है अपना? तो मिलिंद पन्नू। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बस सुनते चलना और लिखते चलना। सर्वप्रथम, कब? सर्वप्रथम इंडिया कहने वाला, जो भारत है उसको इंडिया कहने वाले कौन है? तो ये तो हम भूगोल में बता चुके हैं। इसको कहने वाले कौन से? तो यूनानी। कौन है अपने? तो यूनानी। कौन है अपने? तो यूनानियों ने सर्वप्रथम भारत को क्या बोला? इंडिया बोला। इंडिका में किसका वर्णन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जब इंडिका के लेखक अपने कुएं मेगास्थनीज और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। लॉजिक से आप लोग समझ के चलना, इसको रटने की जरूरत नहीं है, रटना किसी को नहीं है, थोड़ा इसको पढ़ते चलना, समझते चलना। ठीक है, अभी तो क्या हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आप लोगों को ऐसी रट जाएगी, उंगलियों पर हो जाएगा हर एक चीज। ठीक है, तो यदि हम बोले इंडिका में किसका वर्णन है, तो जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे तो इसमें किसका दरबार होता? मौर्य साम्राज्य का, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका है? तो इंडिका में किसका वर्णन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, या अगर साम्राज्य पूछा जाए तो आप कौन सा? मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, अच्छा इसके बाद अपन चलेंगे आगे। तो प्रियदर्श का ग्रंथ की रचना किसने की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रियदर्श का ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो हर्षवर्धन ने। किसने की थी? तो हर्षवर्धन ने। किसने की थी? हर्षवर्धन ने की थी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? नागनंदा नाटक, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो पेपर में पूछा जा सकता है आपसे। नागनंदा नाटक की स्थापना की रचना किसने की थी? तो इन्हीं ने की थी। किन्होंने? हर्षवर्धन ने। किसने की थी? हर्षवर्धन ने, क्योंकि ये अच्छे राजा के साथ साथ अच्छे कवि भी थे। क्या थे? एक अच्छे नाटककार कवि भी थे। ठीक है, किसने की थी? तो हर्षवर्धन ने। जब अपन को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? आपको पता होना चाहिए। अजंता की गुफाएं पहली बात तो है कहाँ? तो अपनी महाराष्ट्र में। कहते हैं महाराष्ट्र में है, और ये कौन से धर्म से संबंधित है? तो बुद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से है? तो बुद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है अपना? तो बुद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे अगला, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया? तो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार 2-3 बार हुआ है, उसका अलग अलग देखेंगे। तो अपन को यहाँ पर जो क्वेश्चन मिला है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया? तो स्कंदगुप्त ने। पहली बार किसने करवाया? तो स्कंदगुप्त ने। ठीक है, किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने। फिर तो बार बार 2-3 बार हुआ है इसका, तो अपन आगे पढ़ लेंगे उसका। तो सबसे पहला बार याद करके चलना है। ठीक है, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी तो हर्षवर्धन ने। किसने? तो हर्षवर्धन ने। और यह हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी शासक था, यानी सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो कौन था? हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इग्नोर मत करना, इसको अच्छी तरह से पढ़ते चलना। और एक वन लाइनर है जो आपके पेपर के लिए किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, आप क्वेश्चन आंसर पेपर में जरूर आएंगे। ठीक है, तो बाहर नहीं जाएगी हिस्ट्री, हमें पता है। तो हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? तो 606 ईसा ईस्वी में। कब बैठा था? तो 606 ईस्वी में क्या हुआ था?
एक गद्दी पर बैठ गया। इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, तो हर्षवर्धन के समय नालंदा के कुलपति कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय जो अपना है उसके कुलपति कौन थे? किसके समय में? तो हर्षवर्धन के समय। तो उसके समय, इनके समय में कौन थे? तो इसके समय में कौन थे? तो शीलभद्र थे। कौन थे अपने? तो शीलभद्र थे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है अपना कौन सा होता है? हर्षवर्धन को परमेश्वर किस अभिलेख में बोला गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन को परमेश्वर किस अभिलेख में बोला गया है? ये इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछेगा। तो अपना मधुबन तथा बांसखेड़ा अभिलेख में। किसमें? बांसखेड़ा अभिलेख में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप लोग उसको याद करेंगे। कश्मीर का इतिहास किससे प्राप्त होता है? यदि हम कश्मीर के इतिहास की बात करते हैं तो इसका इतिहास किससे मिलता है? तो राजतरंगिणी। किससे? एक ग्रंथ का नाम है राजतरंगिणी। किसका? राजतरंगिणी। ठीक है। यदि हम राजतरंगिणी की बात करते हैं तो इसके लेखक, यानी राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो कल्हड़। ये आपके लिए इंपोर्टेंट बन जाता है। कौन थे? तो कल्हड़ थे। ठीक है। तो कश्मीर का इतिहास किससे मिलता है अपन को? राजतरंगिणी से। और राजतरंगिणी का लेखक कौन है? तो कल्हड़ है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं अगला, तो एरन अभिलेख का संबंध किससे है? तो एरन अभिलेख वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एरन अभिलेख का संबंध किससे है? तो आपको बता दें, ये सती प्रथा से संबंधित है। किससे है? तो सती प्रथा से। क्योंकि जो अपने सती प्रथा कहाँ से है? तो सती प्रथा से संबंधित है। ठीक है। फायान किसके दरबार में आया था? फायान जो चीनी यात्री है, कौन है अपना? चीनी यात्री जो फायान है, एक किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद भारतीय संस्कृति का स्वर्णिक किसे बोला जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्णिक बोला जाता है किसको? तो गुप्त काल को। किसको बोला जाता है? तो गुप्त काल को। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है। क्योंकि स्वर्ण युग का मतलब यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा हमको ये चीज़, क्योंकि अपन डिटेल से पढ़ेंगे तो तब पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए गए थे। यहाँ पर इन लोगों ने गुप्त काल में सोने के सिक्के मतलब सोने की मुद्राओं का यूज किया जाने लगा था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं और आगे अपन, तो सेतुबंध की रचना किस वंश के शासकों ने किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो बाकाटक। किसने किया था? तो बाकाटक शासकों ने किसका? सेतुबंध का निर्माण किया था। इसके बाद किस गुप्तकालीन शासक को कविराज की उपाधि दी गई थी? कविराज की उपाधि मिली थी? तो इसका नाम है अपना कौन सा? समुद्रगुप्त। कौन है अपना? तो समुद्रगुप्त। यानी समुद्रगुप्त को किसकी उपाधि दी गई थी? तो कविराज की उपाधि दी गई थी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे आ जाते हैं, कालकोट वंश का संस्थापक कौन था? की स्थापना किसने की थी? तो आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दुर्लभ वर्धन। कौन थे? तो दुर्लभ वर्धन कौन थे? तो दुर्लभ वर्धन थे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अवंती नगर किसने बसाया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अवंती नगर किसने बसाया था? तो अवंती वर्मन ने। किसने बसाया था? तो अवंती वर्मन ने। किसने बसाया था? अवंती वर्मन ने। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे चलेंगे, कालकोट वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्पल वंश। कौन सा वंश आया था? उत्पल वंश आया था। तो कालकोट वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तो उत्पल वंश आया था। सर्वप्रथम हर्षवर्धन के कन्नौज में बौद्ध सभा का आयोजन, सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध सभा का आयोजन कब हुआ था? किया था तो 643 ईस्वी में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। और ये जो वंश है ना, जी अपने जो उत्पल वंश, ये अपना कहाँ का था? तो कश्मीर से संबंधित है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाए अपन आगे, तो हर्षवर्धन के बाद कन्नौज पर शासन किसने किया था? तो यशोवर्मन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसने किया था? तो यशोवर्मन ने। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपना क्या है, गुप्त वंश के किस महाधिराज की उपाधि दी थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम। याद करना। तो गुप्त वंश में महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था अपना? तो चंद्रगुप्त। कौन था अपना? तो इसका नाम क्या है अपना? तो चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे क्वेश्चन है, सीयू की किसकी रचना है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हेन सांग की। किसकी है? तो हेन सांग की, जो चीनी का भी है। कौन सा है? तो हेन सांग। तो सीयू की किसकी रचना है? तो हेन सांग की। इसके बाद मालविका अग्निमित्रम। अच्छा, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। मालविका अग्निमित्रम जो एक नाटक है, कैसा है? एक प्रेम प्रसंग पर एक नाटक है, जिसकी रचना किसने की थी? तो कालिदास ने की थी। किसने की थी? कालिदास ने की थी। यदि हम मालविका अग्निमित्रम की बात करते हैं तो मालविका और अग्निमित्रम दो पात्र हैं जी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मालविका एक लेडीज औरत राजकुमारी है, अग्निमित्रम एक
एक राजकुमार है। ठीक है, इन्हीं दोनों की प्रेम प्रसंग पर ही मालविका अग्निमित्रम की रचना किसने की थी? तो कालिदास ने की थी। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन क्या है? मालविका अग्निमित्रम नाटक तो किसका है? ये अपना कालिदास का। किसका है अपना? तो कालिदास का है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अपने आगे चलें तो स्कंदगुप्त को किस लेख में सक्रूपम कहा गया है? तो किस अभिलेख में कहा गया है? तो कहू मस्तक। किसमें? कहू मस्तक अभिलेख में क्या बोला गया है ने? तो सक्रूपम बोला गया है। गुप्त काल में सबसे प्रिय देवता कौन थे? तो सबसे ज्यादा कौन देवता थे? तो विष्णु। कौन थे? विष्णु भगवान को ज्यादातर पूजा की जाती थी। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा अपन आगे इस साइड। तो दिल्ली में लोहे स्तंभ का निर्माण कौन सी सदी में हुआ था? तो चौथी सदी में। कौन सी? चौथी सदी में लोहे स्तंभ का निर्माण हुआ था। ठीक है, अमरकोश ग्रंथ की रचना, अमरकोश ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो अमर सिंह ने। किसने? अमर सिंह ने। यदि पूछा जाए आपसे अमर सिंह किससे संबंध, किसके ज़्यादा संबंधी माने जाते हैं, इसके घनिष्ठ माने जाते हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। ये आपको क्वेश्चन याद करके चलना है। किसके? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, इनका घनिष्ठतम माना जाता था। हरिशरण किसके दरबारी कवि थे? तो हरिशरण जो दरबारी कवि थे तो ये समुद्रगुप्त के थे। किसके थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे को हरिशरण। ठीक है, इसके बाद गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या बोला जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने गुप्त काल में सोने के सिक्के ज़्यादा चलाए थे, मुद्राएं चलाई थी। तो गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या बोला जाता है? तो गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दीनार बोला जाता था। क्या बोला जाता था? तो दीनार बोला जाता है। इसके बाद कुमार संभवम की रचना, ये भी रचना किसकी है? तो अपनी कालिदास की। किसकी है? अपनी तो कालिदास की है। तो कुमार संभवम की रचना किसने की थी? तो कालिदास ने। किसने की थी? तो कालिदास ने की थी। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? किस युग में हुई? याद कर लेना, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से युग में भई थी? तो गुप्त काल में। किसमें? गुप्त युग में। किसमें? गुप्त युग में। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले व्यक्ति यानी शासक कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो वो शासक थे रूपक। कौन थे? रूपक। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, याद करके चल रहा है। इसके बाद गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? क्या थी? तो इसमें भू राजस्व का 1/6 दिया जाता था, यानी 6वें हिस्से का 1 हिस्सा किसको दिया जाता था? गुप्त काल में राजाओं को या शासकों को दिया जाता था। इसके बाद नगरों का क्रमिक पतन, यानी नगरों का क्रमिक पतन का मतलब है एक एक करके नगर क्या हुए? नष्ट होते गए। एक कौन किसकी विशेषता थी? तो ये विशेषता थी किसकी? गुप्त काल की। किसकी? गुप्त युग की। किसकी थी? तो गुप्त युग की विशेषता है, यानी इस तरह इसका क्या है? एक एक करके नगर क्या हुए? खत्म होते गए और गुप्त युग क्या हो गया? समाप्त होता गया। ठीक है, फाहियान के ग्रंथ को फुकुओकी में वर्णन किसका मिलता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो फाहियान है चीनी यात्री है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चीनी यात्री फाहियान हुएनसांग, वेरी वेरी मोस्ट है, ये आप लोग याद करके चलना है। ठीक है, तो फाहियान के ग्रंथ को फुकुओकी में किसका वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है अपना किसका? तो बुद्ध के सिद्धांतों का। बुद्ध के यहाँ इसमें क्या मिलते हैं? बुद्ध के सिद्धांत मिलते हैं। किसमें? इस किताब में। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे चलते हैं। महरौली स्थित लोह स्तंभ, ये वाला यही है। ठीक है, तो महरौली स्तंभ लोह स्तंभ जो दिल्ली में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाने वाले व्यक्ति कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ठीक है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में? तो प्रयाग अभिलेख में है। किसमें है अपना? तो प्रयाग अभिलेख में। किस अभिलेख में है? तो प्रयाग अभिलेख में। इसके बाद बाल विवाह किस युग से संबंधित, यानी बाल विवाह की शुरुआत किस युग में शुरू हो गई थी? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे। तो गुप्त युग में। किसमें? तो गुप्त युग में। ठीक है, अच्छा इसके बाद सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुवादित हुआ था? इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुवादित हुआ था? तो आपने देखा होगा कालिदास का जो अपना कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सा? अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सा है? शाकुंतलम। इसका अनुवाद सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में हुआ था। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो सागर से, सागर के एरड़ से मिलता है। और जो कहाँ पर है अपना? तो कहाँ पर है अपना? तो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर हम थोड़ा बता दें, समुद्रगुप्त के एक सेनापति का नाम होता गोपराज। कौन था? गोपराम। गोपराम की मृत्यु सेना की लड़ाई के दौरान हो गई थी, तो उनकी पत्नी ने स्वयं को गोपराम की अर्थी पर बैठकर
खुद सती हो गई थी। तो उसी से सती प्रथा का प्रथम उल्लेख यानी कि सागर के इनार से प्राप्त होता है। ये भी पूछ लेते हैं तो किसकी चंद्र में, ठीक है। गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर प्राप्त कहाँ से हुआ, तो बयाना भरतपुर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहाँ से प्राप्त हुआ, तो बयाना, जो कि कहाँ पर है अपना, तो भरतपुर में है। तो यहाँ पर बहुत बड़े ढेर प्राप्त हुए है कि तो सिक्कों के। अच्छा, इसके बाद गणित की दशमलव प्रणाली का श्रेय किसको जाता है, तो मौर्य साम्राज्य को। किसको जाता है, तो मौर्य साम्राज्य को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके चलेंगे आप लोग, ठीक है। तो गणित की दशमलव प्रणाली का श्रेय किसको जाता है, तो मौर्य साम्राज्य को जाता है। और गणित को एक विषय के रूप में किसने किया है, तो आर्यभट्ट ने। किसने, आर्यभट्ट ने, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है अपना, पालघाट मणि अय्यर किसके वादक थे, तो मृदंगम के। किसके, मृदंगम के। अच्छा, यदि हम मृदंगम की बात करते हैं तो आपने देखा हो जो दक्षिण भारत में आज भी लोग बाग क्या करते हैं, अपने यहाँ माना जाता है उसको ढोलक। और मृदंगम क्या होता है, थोड़ा बड़े रूप में होता है, उसका मुंह छोटा छोटा हो जाता है, यानी बड़ा होता है लेकिन कैसा हो जाता है, छोटे छोटे रूप में आ जाता है, ठीक है। तो उसको बोला है मृदंगम। तो पालघाट मणि अय्यर वादक काय कहते, तो मृदंगम के क्या थे, तो ये वादक थे, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाते हैं, तो आगे पर देखते हैं तो गांधार शैली का संबंध किससे है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है और ये आपको याद करके चलना है। तो जितने हम क्वेश्चन बता रहे हैं उनको याद करके चलेंगे आप लोग। तो गांधार शैली का संबंध किससे, तो मूर्ति कला से। किससे संबंध है इसका, तो मूर्ति कला से, ठीक है। तो गांधार शैली का संबंध किससे है अपना, तो मूर्ति कला से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन क्या है अपना, तो सांची स्तूप किसकी कला का, मूर्ति कला का निरूपित करता है। तो आपको बताना सांची के स्तूप किसके ऊपर बनाए गए हैं, तो बौद्ध के शिष्य थे मुगले बुद्ध तिस, उनकी अस्थियों पर इनको बनाया गया। तो किससे संबंधित थे, तो बौद्ध से। किससे संबंधित थे, तो बौद्ध धर्म से, ठीक है। तो जो सांची का स्तूप किसकी कला, मूर्ति कला से संबंधित है, तो बौद्ध से संबंधित है, ठीक है। दयाभाग का लेखक कौन है, अगर हम दयाभाग के लेखक की बात करते हैं तो इसका लेखक कौन है, जीमूती बाण। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दयाभाग का लेखक कौन है, जीमूती बाण है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर, ये सबको पता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर। क्या है, भारत को तलवार की दम पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही रक्षा की जाएगी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद करके चलना है क्योंकि पूछा जा सकता है। तो ये बात किसने बोली थी, तो ये बात बोली थी किसने, तो एल्गिन ने। किसने, एल्गिन ने। एल्गिन के कौन है, तो एल्गिन एक अंग्रेजी गवर्नर जनरल है। तो इसको किसने बोला था, तो एल्गिन ने बोला था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन हो जाता है अपना कौन सा, तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था। तो सबसे पहले धातु के रूप में मनुष्य ने तांबे का यूज किया था। किसका किया था, तो तांबे का यूज किया था, ठीक है। इसके बाद बांडीवास का युद्ध में अंग्रेजी नेतृत्व किसने किया था, अंग्रेजी की तरफ से जो नेतृत्व किया था किसने किया था, सर आयर कूट ने, ठीक है। अच्छा, यदि हम थोड़ा सा इसके बारे में बता रहे हैं तो बांडीवास का युद्ध हुआ कब था, 1760 में हुआ था। कब हुआ था, सन 1760 में हुआ था। अच्छा, यदि इस युद्ध की बात की जाए तो जब फ्रांसीसी का व्यापार ज़्यादा मात्रा में हो गया था, तो चरम सीमा में पहुंच गया था। तो उसके बाद कौन आया, अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि जब तक इन फ्रांसीसी को नहीं भगाया जाएगा तब तक हम भारत में पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से व्यापार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि फ्रांसीसी और जो फ्रांसीसी थे उनमें और अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम है बांडीवास का युद्ध, जो कब हुआ, 1760 में। और इसी युद्ध में फ्रांसीसियों को पूर्णतः इन्होंने क्या कर दिया था, फिनिश कर दिया था, खत्म कर दिया था, ठीक है। तो जो अपना बांडीवास का युद्ध है, जो अपना इसके नेतृत्व किसने किया था, सर आयर कूट ने किया था। और ये कब हुआ था, 1760 में हुआ था, याद कर लेना, 1760 में हुआ था। और इसमें फ्रांसीसियों को पूरी तरह से क्या हो चुका था, पतन हो चुका था। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, तो चंद्रनगर फ्रांसीसियों को किसने भेंट की थी। चंद्रनगर जो है, क्योंकि चंद्रनगर पर किसका अधिकार था, तो फ्रांसीसी पर। अच्छा, फ्रांसीसियों का अधिकार था। तो फ्रांसीसियों को देने वाला वो व्यक्ति कौन था, तो उसको देने वाला व्यक्ति था शाइस्ता खां। कौन था, तो शाइस्ता खां, ठीक है, शाइस्ता खां, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह ने नवाब की पदवी किसे दी थी, तो नवाब पदवी दी थी किसको, डुप्ले को, क्योंकि ये फ्रांसीसी था। किसको दी थी, डुप्ले को। डुप्ले कहाँ का गवर्नर जनरल था, पेपर में पूछा जाएगा। तो इसका आंसर आप देंगे चंद्रनगर का। कहाँ का था, चंद्रनगर का था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यदि हम आगे चलते हैं तो डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना था, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसके बाद कौन बना था, अपना गोडेयू। कौन बना था,
तो गोडीहू बना था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद पुर्तगालियों गोवा पर अधिकार कब किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो 1510 में। कब किया था? तो 1510 में इन्होंने गोवा पर अधिकार कर लिया था। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम खेती किसकी की थी? तो देखो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अपने यहाँ जो तंबाकू है, जो तंबाकू लाने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली थे। कौन थे? तो पुर्तगाली थे। तो इन्होंने सबसे पहले अपने यहाँ किसकी खेती की थी? तो तंबाकू खेती की थी। किसकी की थी? तो तंबाकू की खेती की थी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे का क्वेश्चन है अपना कौन सा? किसके शासनकाल में अंग्रेज ने दिल्ली पर शासन किया? अंग्रेजों ने दिल्ली पर शासन किया था। तो वो लास्ट शासक कौन थे? तो शाह आलम द्वितीय। कौन थे? शाह आलम द्वितीय थे, जिन्होंने शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर शासन किया था। तो उनका नाम क्या है अपना? तो शाह आलम कौन थे? ये अपने तो द्वितीय थे। ठीक है, सेकंड है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के बाद हुई? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये हुई थी पालखेड़ा के युद्ध के बाद। किसके बाद? पालखेड़ा के युद्ध के बाद। अच्छा, हम थोड़ा संधि के बारे में समझा रहे हैं। संधि का मतलब क्या होता था? जो राजा महाराजा थे तो पहले मतलब इनको व्यापार करने के लिए मना कर देते थे। तो ये क्या होती थी? इनमें लड़ाई होती थी। क्या होती थी? लड़ाई होती थी। तो युद्ध जीतते थे कौन? अंग्रेज। अंग्रेज क्या करते थे कि उनसे क्या कहते थे कि हम यहाँ पर व्यापार करेंगे, अब संधि के रूप में हम आपको छोड़ देंगे यदि आप हमें यहाँ पर व्यापार करने देंगे। तो ये संधियाँ जितनी हैं, ये सारी संधियाँ ऐसी ही हैं। अंग्रेजों ने अपना व्यापार क्षेत्र बढ़ाने के लिए ही युद्ध लड़ा। फिर उसके बाद क्या होगा? इनमें बीच में संधि होगी राजाओं के बीच में। ठीक है। तो अपना क्वेश्चन क्या था? तो मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के बाद हुई? तो पालखेड़ा के युद्ध में हुई थी। संगोला की संधि कब हुई थी? तो 1750 में। कब? 1750 में। ये इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है, ध्यान रखना। संगोला की संधि कब हुई थी? तो 1750 में। और इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में। कब हुई थी? तो 1765 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता मिली थी सन 1600 में। कब? सन 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? तो सन 1600 में आई थी। इसके बाद पांडिचेरी की कब हुई थी? तो पांडिचेरी किसने बसाया था? तो इसको फ्रांसीसी ने बसाया था। तो इसकी स्थापना 1674 में। कब? 1674 में हुई थी। और इसके बाद पांडिचेरी की स्थापना करी की नहीं थी? तो फ्रांसिस मार्टिन ने। किसने की थी? तो फ्रांसिस मार्टिन ने इसकी क्या की थी? तो स्थापना की थी। इसके बाद अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? तो अभी आपने क्या बताया? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में सन 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ था। तो जब युद्ध हुआ और फ्रांसीसियों को फिनिश कर दिया, तो 1761 में क्या हुआ? इन्होंने फ्रांसीसियों को पांडिचेरी को क्या कर लिया? छीन लिया। तो कब? 1761 में। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन बना? तो रॉबर्ट क्लाइव का जो उत्तराधिकारी वो बना था कौन था अपना? तो हेस्टिंग्स। कौन बना था? तो हेस्टिंग्स बना था। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपना? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था विलियम बेंटिंग। कौन हुआ था? तो विलियम बेंटिंग। कौन हुआ था? तो विलियम बेंटिंग। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपना राज्य हड़प नीति। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। राज्य हड़प नीति किसने चालू की थी? तो डलहौजी ने। किसने की थी? डलहौजी ने। अच्छा, थोड़ा हम राज्य हड़प नीति के बारे में आपको समझा दें तो अपने जो राजा महाराजा थे उनके पास में यदि किसी की संतान नहीं होती थी तो अंग्रेज क्या करते थे? उस राज्य को अपने समाज में मिला लिया करते थे। तो इसी तरह उन्होंने जो राज्य हड़प नीति है उसको किसने दिया था? तो उसको दिया था डलहौजी ने दिया था। इसके बाद राज्य हड़प नीति के अंतर्गत जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो आपको क्या याद करना है? तो झांसी, नागपुर, सतारा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, ठीक है, अवध और संबलपुर। इनको क्या किया? इन्होंने मिला लिया। ये इतने सारे क्षेत्र का पल्ले अपने साम्राज्य में मिला लिए। ठीक है। अच्छा, और जी हड़प करके मिलाया है। ठीक है। इसके बाद भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो कैनिंग था। कौन था अपना? तो कैनिंग था। ये अपन पहले भी पढ़े आए हैं, इसको फिर से पढ़ लेते हैं। ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की संधि किस युद्ध में हुई थी? तो अब आपको बता दें तो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी तो तृतीय मैसूर आंग्ल का जो युद्ध हुआ था उसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि अंग्रेजों तथा टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। किसकी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके बीच में हुई थी? तो तृतीय आंग्ल
मैसूर युद्ध में, ठीक है, युद्ध के बाद। इसके बाद सन 1797 में क्लाइव ने किसे पराजित किया था? तो किसको? सिराजुद्दौला को। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो सन 1797 में एक युद्ध हुआ था वो कौन सा युद्ध है? तो प्लासी का युद्ध है। कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी के युद्ध में ही रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को क्या किया था? हराया था, ठीक है। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। अच्छा, हम थोड़ा बता दें हम, सन 1757 का प्लासी का हो तो 1764 का बक्सर का युद्ध, यानी इन युद्धों की बात की जाए तो एक वो युद्ध हैं जहां से अंग्रेजों ने यहाँ पर व्यापार करने के साथ अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। यहाँ से भारत के ऊपर सरकार स्थापित कर ली थी। यहाँ से इन्होंने, यानी ये दो टर्न है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको याद करके चल रहा है, पेपर में पूछे जा सकते हैं कि यहाँ से अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? तो भारत पर पूरी तरह से साम्राज्य स्थापित करके राजशाही तंत्र चलाने लगे थे, ठीक है। इसके बाद बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने। किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने। किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। इसके बाद सुगोली की संधि की बीच में, अब अच्छा इतने का कर लो, इंडिया पे तो भारत पे तो कर लो, बहुत सब यहाँ राज्य कर लो लगभग। अब इतने जी का गया कहाँ पर? नेपाल। तो सुगोली की संधि के बीच में भाई थी तो अंग्रेज तथा नेपाल के बीच में। किसके? अंग्रेज तथा नेपाल के बीच में कौन सी संधि भाई थी अपनी? तो सुगोली की संधि हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु जो भाई थी वह भाई थी अपनी कहते तो श्रीरंगपट्टनम में। यहाँ भाई थी इनकी मृत्यु? तो श्रीरंगपट्टनम में इनकी मृत्यु भाई थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ठगी प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? जो ठगी प्रथा है तो इसका उन्मूलन किसने किया था? तो इसका उन्मूलन किया था विलियम बेंटिंग ने। किसने किया था? तो विलियम बेंटिंग ने इसका क्या किया था? ठगी प्रथा का अंत कर दिया था। इसके बाद वोडेयर कहाँ के शासक थे? किसके शासक थे? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वोडेयर जो थे वो मैसूर के, कहाँ के? वोडेयर मैसूर। मैसूर के नाम से किसको जाना जाता है? तो कर्नाटक को। किसके? तो मैसूर के शासक थे। कहाँ के थे ये लोग? तो शासक थे मैसूर के। मैसूर किसको जाना जाता है? कर्नाटक को। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या है? तो टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम। कौन थी? तो श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। कौन थी? श्रीरंगपट्टनम किसकी राजधानी थी? तो ये अपनी थी टीपू सुल्तान की राजधानी थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो क्लाइव, अच्छा, तो रॉबर्ट क्लाइव ने कब लड़ा था युद्ध? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सन 1797 में। तो उसी टाइम सन 1797 में ही क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। कब? तो 1757 में। कब? 1757 में गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो इस तरह हमने क्या किया, आज हमने कोशिश तो की है लेकिन फिर भी अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर लिए हिस्ट्री के वन लाइनर जो आपको पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमें नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ पूछा जाएगा। पूछा जाता है तो फिर अपन डिटेल से पढ़ेंगे इसको। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, अगली क्लास में इसको पूरा कर देंगे क्योंकि आज अपने लगभग कुछ नहीं तो 150 से 200 क्वेश्चन आपने क्या कर लिए इसमें वीडियो में ख़त्म कर दिए हैं। बस आधे क्वेश्चन जो बचते हैं उसको अगली वीडियो में करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।